गुड इवनिंग। आज हम लोग कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो सारी मार्क है। उसके अलावा मैं एक्सप्लेन पूरा कर देती हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो सारी या पूरी की पूरी एज इट इज़ 2-3 बार पढ़ना जिससे याद हो जाए। अब इसमें क्या है कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल? यू वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोज टू ए फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिजम्स। कोई एक सिंगल सेल बाद में जाकर ऐसे पूरा ऑर्गेनिज्म में कैसे चेंज हो जाता है। जैसे इससे पहले हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें पढ़ा था कि जैसे सेल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होगा। जो न्यू सेल है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो क्या होता है कि जो सेल होता है वो बाद में सेल डिवीजन होगा तो फिर वो जाके मेच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जैसे जो कि मल्टी सेलुलर होता है। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इंडीड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स है। फिर आते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होगा? ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। क्या होता है जब सेल डिवाइड होने शुरू होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता है और एंड देन सेल ग्रोथ टेक प्लेस। द सीक्वेंस इसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है, जो सेल है वो आगे जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा और उसके बाद में जो 2 डॉटर सेल्स है वो अलग अलग आगे, एक जो है डॉटर सेल वो आगे जाके फिर फर्दर डिवाइड होगी, उसके बाद में फिर आगे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, उसके बाद ऐसे पूरा प्रोसेस होता रहता है। इसमें जो एक प्रोसेस होता है एक सेल से डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनना और फिर वो डॉटर सेल्स आगे जाके मेच्योर होके पूरा कंप्लीटली मेच्योर होके पूरा इंडिविजुअली एक सेल की तरह परफॉर्म करना, जैसे वो बाद में फिर आगे फर्दर डिवाइड होगा। तो इस पूरे एक सिंगल साइकिल को हम बोलते हैं सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच ऑल सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स इवेंचुअली डिवाइड 2 डॉटर सेल्स हैव सेल साइकिल। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, it is a continuous process. DNA synthesis occur only in specific stage of cell cycle. DNA synthesis कुछ एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल के। बाकी जो सेल ग्रोथ होती है मतलब जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये इन्होंने बताया। उसके बाद द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर द डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई to the complex series of the event during the cell division. These events are themselves under genetic control. अब हम पढ़ेंगे phases of cell cycle और इसमें पढ़ेंगे जैसे हमने लास्ट लाइन में देखा, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ डॉटर न्यूक्लियाई टू ए बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ द इवेंट। अभी इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है कि जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो अलग सेपरेट होते हैं, उसके बाद में फिर उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से फेज में क्या होगा, ये सारा का सारा हम पूरा डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। अब इसमें आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होते हैं। ये है टिपिकल यूकारियोटिक सेल्स इलस्ट्रेट बाय द ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। क्या है, ह्यूमन सेल्स जो होते हैं इनको पूरा 24 घंटे लगते हैं पूरा एक सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। मतलब एक बार सेल को डिवाइड होने में पूरे 24 घंटे का टाइम लगता है। 24 घंटे ये अभी हम देखेंगे कि पूरा का पूरा इंटरफेस में 23 घंटे लगते हैं और एम फेस जल्दी हो जाते हैं तो वो पूरा 1 घंटे का होता है। उसके बाद में बाकी ऐसा है कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये सेल साइकिल ये तो ह्यूमन का था, ज़रूरी नहीं है सब में यही हो, तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और सेल टाइप टू सेल टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोसेस थ्रू ए सेल साइकिल इन ओनली 90 मिनट्स। इनको सिर्फ 90 मिनट लगते हैं ईस्ट को पूरा सेल साइकिल प्रोसेस करने में, ह्यूमन्स को 24 आवर लग जाते हैं। अब इसमें आता है सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेसेस। अब इसमें क्या है, सेल साइकिल जो है वो आगे जाके 2 बेसिक फेस में डिवाइड हो जाते हैं, इंटरफेस और एम फेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे एम फेस रिप्रेजेंट द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। एम फेस क्या होता है? एम फेस होता है जब जैसे बताया ना कि एम फेस में सिर्फ 1% का होता है जबकि कि इंटरफेस 95% का होता है। एम फेस होता है जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड करता है।
सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, उसको हम पूरे को बोलते हैं एम फेज। अब इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेस में क्या है कि इसकी पूरे की तैयारी होती है, जो सेल डिवाइड होने का पूरा प्रोसेस होता है ना, उसकी पूरी तैयारी इंटरफेस में होती है। तो जैसे किसी भी चीज़ में हमें तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसका प्रोसेस होने में इतना नहीं लगता। ऐसा ही इसमें इंटरफेस में पूरी तैयारी होती है, तैयारी होने में पूरा 95% का टाइम लग जाता है, बाकी का 1% लगता है एम फेस में, 5%। एम फेस स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। जब सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स होंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, और यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस को हम और क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस दो कॉल्ड रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस मतलब टाइम ड्यूरिंग which the cell is preparing for the division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner। मतलब इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेस। इसमें क्या होगा कि इसमें प्रिपरेशन होती है कि सेल डिवाइड होगा, बाद में सेल ग्रोथ होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, कैसे ऑर्डरली मैनर में होगा, ये इन सब चीज़ों की यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेस, इंटरफेस को। फिर उसके बाद आते हैं इंटरफेस भी आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंटरफेस डिवाइड है G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G1 होता है गैप 1, S होता है सिंथेसिस फेस, G2 होता है गैप 2। G1 फेस corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication। मतलब ये माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का बीच का टाइम होता है। इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। सिंथेसिस में क्या होगा, सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होगा। ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल डीएनए पर सेल्स डबल। इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन के टाइम पे, इस टाइम पर डीएनए के जो सेल्स होते हैं वो डबल होते हैं। मतलब जैसे हमने सपोज इनिशियल अमाउंट में जो डीएनए था वो 2C को डिनोट कर रहा है, तो बाद में कितना हो जाएगा 2C इंटू 2, मतलब डबल हो गए, डबल होके कितने हो जाएंगे 4C। देयर इज अ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक एग्जाम्पल और दे रखा है। इफ द सेल हैड a diploid or 2n number of chromosomes at G1, even after S the number of chromosomes remain 2n। ऐसा नहीं है कि ये 4n हो जाएंगे। इसमें इन्होंने बताया कि सिर्फ जो डीएनए है वो पर सेल डबल होता है, तो उसके बाद में अमाउंट ऑफ डीएनए पहले 2C था, बाद में 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम उतना ही रहता है। इसमें बताया आगे कि अगर सेल पहले 2n था किसी का क्रोमोसोम, तो उसका आफ्टर S फेज, S में भी उसका 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ते हैं, क्रोमोसोम सेम रहेंगे जितने हमने इनिशियल में लिए थे। फिर लास्ट में लिखा है इन एनिमल सेल ड्यूरिंग S फेज डीएनए रेप्लिकेशन begin in nucleus and the centriole duplicate in the cytoplasm। अब इसमें क्या लिखा है कि एनिमल सेल्स में क्या होगा, इस फेज के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यू। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और कुछ आरएनए भी बनते हैं। उसके अलावा इसमें लिखा भी है प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ इसमें मैक्सिमम होती है, इसमें सेल ग्रोथ मैक्सिमम G1 में होती है। इसके अंदर सेल मतलब अपने मैक्सिमम साइज में होता है, सेल अटेन अ मैक्सिमम साइज। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे साइज कहाँ पे होता है तो वो G2 में होता है। सबसे ज़्यादा सेल ग्रोथ कहाँ पे होती है, वो होती है G1 में। Some cells in adult animals do not appear exhibit division, example heart cell। कुछ सेल होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते, आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हार्ट सेल। वैसे इसमें नर्व सेल भी इसका एक एग्जांपल था, वो ओल्ड एनसीईआरटी में था, इस वाली में नहीं है। मेरी भी ओल्ड एनसीईआरटी है, मतलब ये 2020 से पहले वाली जो एनसीईआरटीज थी उसमें दिया हुआ था। Many other cells divide only occasionally as need replace cells been lost because of injury or cell death। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है
कि इसमें क्या होगा कि सेल डिवाइड नहीं होंगे एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली। कुछ जो सेल्स हैं वो ओकेजनली डिवाइड होंगे। वो कब डिवाइड होंगे? जब कोई सेल, जैसे कोई इंजरी हो सेल को या कोई सेल डेथ हो, उसके टाइम पे वो डिवाइड होगा। वो क्या करता है? सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड G0। G0 जो होता है वो होता है क्वेसेंट स्टेज। उसमें क्या होगा कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं करते। सेल डिवाइड नहीं करते, वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे डिवाइड करेंगे। वो कंडीशन है कि जब वो सेल को रिप्लेस करना हो। सेल और रिप्लेस क्यों करना होगा? चाहे तो सेल में कोई इंजरी हो गई हो, सेल डेथ हो गई हो, इस वजह से जो रिप्लेसमेंट होता है उसी टाइम पे होगा। वो वाला काम करते हैं G0 फेज। G0 फेज अपने, ये याद रखना कि जो G0 सेल है वो क्या होता है? सम सेल्स एग्जिट G1, वो होते हैं G0 सेल, उसके अंदर आते हैं G0 सेल्स। वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट डू नॉट सेल इन दिस स्टेज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट। ये क्या करते हैं कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं, ये सिर्फ जब रिक्वायरमेंट होगी सेल की उसी टाइम पे आएंगे। उससे पहले ये इनएक्टिव रहते हैं। अब ये इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सेल काम ही नहीं करेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव हमेशा रहेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट। मतलब ये काम तब तक नहीं करेंगे जब तक इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब सेल डेथ हो जाती है या सेल इंजरी होती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए उस टाइम पे ये काम करेंगे, अदरवाइज ये कोई काम नहीं करेंगे। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। अब इसमें क्या बताया? माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ पे होगा? वो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होगा। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। हेप्लॉइड कौन कौन उससे होते हैं? हेप्लॉइड वाले जो है फ्यू एक्सेप्शंस। हेप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, एग्जाम्पल मेल हनी बी। कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? माइटोटिक डिवीजन होता है, हेप्लॉइड भी होता है, डिप्लॉइड भी होता है। बोथ हेप्लॉइड और डिप्लॉइड होंगे। तो उसका एग्जाम्पल हमने चैप्टर 3 में देखा था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ये हमने चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में देखा था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। अब इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है एम फेज। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एम फेज क्या होता है? मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। मतलब सारी चीज़ें यहीं पे होंगी बाद में। अब इसमें क्या है? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहेंगे। इट इज़ कॉल्ड इक्विटेशनल डिवीजन। इक्विटेशनल डिवीजन में क्या होता है? जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में सेम रहे, मतलब उनमें कोई, जैसे अगर 2n है तो पेरेंट में अगर 2n है तो बाद में प्रोजेनी सेल्स में भी 2n ही रहे, वो होता है इक्विटेशनल डिवीजन। फिर आता है माइटोसिस इन 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। कार्योकाइनेसिस। सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इसमें जो सेल डिवीजन है वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। इसके 4 स्टेजेस हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें कैसे क्रोमोसोम्स कैसे बनेंगे, क्या होगा। जैसे हम इन चारों स्टेजेस में देखेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या फ़र्क आएगा, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने बनेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा सेल्स में, और किस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारा का सारा हम इन चारों स्टेजेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्रोफेज। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। फॉलो एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ये क्या है? प्रोफेज जो है ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होगा? माइटोसिस। अब इसमें S एंड G2 फेज इज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेंड। मतलब हम प्रोफेज कब कहेंगे? प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब जब क्रोमोसोमल मटेरियल और कंडेंस्ड हो जाएगा और कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, इनिशिएशन इसका स्टार्टिंग ही तब होगी। अब इसमें क्या होगा? क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वो अनटैंगल्ड होगा एंड क्रोमैटिन, मतलब इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। फिर सेंट्रोमेयर विच हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द S phase of an interphase now begin to move opposite
पोल्स ऑफ द सेल्स। इसमें क्या होगा, जो सेंट्रोसोम्स है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। इनमें अब इसमें दे रखा है कि इसमें होता क्या क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म अ इम्पैक्ट mitotic chromosomes, and chromosomes are seen composed of two chromatin attached together at the centromere। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो और कंडेंस हो जाएगा टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, और बाद में उसके बाद में क्या होगा, क्रोमोसोम्स आर सीन कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिन अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। ये दोनों के दोनों क्रोमैटिड्स का क्या होगा, ये जो दो क्रोमैटिड्स है ये आपस में अटैच्ड हो जाएंगे, अटैच टू ए सेंट्रोमेयर, अटैच टुगेदर एट अ सेंट्रोमेयर। ये दोनों क्रोमैटिड्स मतलब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, सिस्टर क्रोमैटिड मतलब दोनों का आइडेंटिकल डीएनए होगा, दोनों सिमिलर होंगे एकदम आइडेंटिकल। फिर सेंट्रोमेयर which had undergone duplication during interphase began move toward the opposite pole of the cells. Each centromere radiate microtubule called ester. Two ester together with the spindle form a mitotic apparatus. अब ये जो सेंट्रोसोम्स है ये क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ को जाएंगे, मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। और जो ईच सेंट्रोसोम्स रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको हम बोलते हैं एस्टर, और ये दो एस्टर और एक स्पिंडल फाइबर मिलाकर माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप। जो सेल होते हैं प्रोफेज के एंड में इनमें से कुछ भी नहीं दिखेगा। किस किस चीज़ों में से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, इनमें से कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सारे के सारे क्या होता है कि क्रोमैटिड बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं, तो उसमें ये बहुत कंडेंस होने की वजह से ये सारे के सारे डिसअपेयर हो जाते हैं प्रोफेज के एंड में। मेटाफेज में क्या होगा, complete disintegration of nuclear envelope mark the second phase of mitosis. Hence chromosomes is spread through a cytoplasm of the cells. इसमें क्या होगा, condensation of chromosomes is completed। यहाँ पे बहुत ज़्यादा condensed chromosome होगा, maximum condensed chromosome यही होगा, और जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा तो क्रोमोसोम्स, तो उससे क्या होगा कि वो मतलब बहुत डार्क दिख रहा है, तो वो बहुत माइक्रोस्कोप में इजीली दिखेगा। इन दिस स्टेज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोम्स इज मोस्ट ईजीली स्टडीड, मतलब यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छा दिखेगा तो इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। इसमें क्या है, दो इस स्टेज में क्या होता है कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो दोनों के दोनों हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर, जो कि स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें बताया स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड कैनाइटोकोर्स। अब हम इसको कैनाइटोकोर्स को क्या कहते हैं, ये स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर, ये इसको बोलते हैं हम कैनाइटोकोर्स। दीज स्ट्रक्चर सर्व्स एट द साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम्स दैट मूव इनटू द पोजीशन एट द सेंटर इन द सेल्स। जो स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर, उसको हम बोल लेंगे कैनाइटोकोर्स। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये साइट ऑफ अटैचमेंट होता है कहाँ के लिए, स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम्स दैट मूव इन ऑपोजिट सेंटर्स ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये कैनाइटोकोर्स करेगा क्या, ये साइट ऑफ अटैचमेंट का काम करेगा। स्पिंडल फाइबर्स को क्रोमोसोम से इनको सबको पोजीशन में से moved into the position at the center of the cells। अब द मेटाफेज इज, ये इसमें दिखा भी रखा है, ये सारे के सारे ऐसे अटैच्ड है। द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल क्रोमोसोम coming to the lie at the equator of one chromatid of each chromosome connect by a kinetochores to a spindle fiber form a one pole of sister chromatid connected by the kinetochores spindle fiber from a opposite pole। मेटाफेज में क्या होगा, सारे के सारे क्रोमैटिड्स जो है ये सारे के सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ये सारे एक इक्वेटर पे आ जाएंगे जैसे इसमें दिखाया हुआ है। जब ये होगा इसको हम मानेंगे मेटाफेज कंडीशन। सारे के सारे
ये जैसा अभी हमने पढ़ा था, मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय द ऑल क्रोमोसोम्स कमिंग लाइव एट द इक्वेटर विद द one chromatid of each chromosomes connected by the kinetochore of spindle fiber from one pole of the sister chromatid connected by the kinetochore of spindle fiber of opposite pole from the opposite pole। मतलब ये दोनों के दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये होगा पूरा का पूरा मेटाफेज कंडीशन। अब इसके बाद आता है मेटाफेज कंडीशन में क्या होगा, द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज इज रेफर्ड एज अ मेटाफेज प्लेट। द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज इज मेटाफेज प्लेट। इसमें होता क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते, काइनेटोकोर्स ऑफ attached to the kinetochores of chromosomes, and chromosomes are moved spindle fiber equator and give a aligned along the metaphase plate through the spindle fiber to both the planes। ये इसमें दोनों के दोनों। अब इसमें फीचर्स देख लिए। अब प्रोफेस में सबसे पहले हमने देखा प्रोफेस में होता क्या है। प्रोफेस में जैसे इसमें फर्स्ट वाले इसमें दिखाया हुआ है, सबसे पहले क्रोमैटिड जो है ये सारे के सारे कंडेंस्ड होंगे। उसके बाद में लेट प्रोफेस में क्या होगा कि ये जितने भी हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये सारे के सारे डिसअपेयर हो जाएंगे, ये सब नहीं दिखेंगे और ये जो है ये ऐसे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फिर आएगा मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होगा कि ये सारे के सारे पहले काइनेटोकोर से सारे सेंट्रोमेयर अटैच होंगे। काइनेटोकोर हमने क्या देखा था कि ये स्मॉल डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है जो कि एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। इसमें और फिर क्या होगा कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये सारे के सारे यहाँ से वो इक्वेटर पे आ जाएंगे। ये मेटाफेज कंडीशन हो गई। ठीक है, प्रोफेज देख लिया हमने, मेटाफेज देख लिया। अब एनाफेज और टेलोफेज हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, कोई सजेशन दे रहा हो वो दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इसमें इंपॉर्टेंट जितनी एनसीईआरटी लाइन थी वो सारी कवर हो चुकी है। अगर कुछ रह गया हो तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी कंप्लीट कर दूँगी। बाकी थैंक यू।